औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था जिसका नाम था वेरिएबल्स। दीज आर मेमोरी लोकेशंस और आप अपने प्रोग्राम के अंदर इनको वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या वो वैल्यू इनपुट के तौर पे आएगी या फिर वो वैल्यू आउटपुट के तौर पे आएगी। जब इनपुट के हवाले से बात होगी तो डेफिनेटली या तो आप अपने प्रोग्राम में उसको खुद फिक्स करेंगे डिफाइन की मदद से, या फिर आप यूज़र से एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आप उसे वैल्यू को गेट करेंगे, रिसीव करेंगे। और जब आप बात करते हैं आउटपुट के हवाले से, तो आउटपुट के हवाले से आपके प्रोग्राम के अंदर जो एग्जीक्यूशन के दौरान जो रिजल्ट्स जनरेट होंगे, जो आउटपुट्स वगैरह जनरेट होंगी, वो आपके वेरिएबल्स के अंदर प्रोग्राम उसको स्टोर करेगा अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस। आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपके सामने मज़ीद क्लियर कर दूं जो गुज़िश्ता लेक्चर में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैं यहाँ पे उनको दोबारा दोहराना मुनासिब समझता हूँ कि मेमोरी एलोकेशन की जिम्मेदारी प्रोग्रामर की नहीं होती है। अगर आप मेमोरी को खुद ऑक्यूपाई करेंगे, खुद ऑब्जर्व करेंगे या खुद कंसीडर करेंगे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो प्रोग्रामिंग में आगे चल के हम उसके ऊपर बात करेंगे और फिर वहाँ पे जाके इसकी साइंस को बात करेंगे। अभी यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग आप अपने ज़हन में ये बात रखें कि मेमोरी की जो एलोकेशन है वो यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यूज़र से मुराद मेरा प्रोग्रामर होगा। प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उन तमाम वेरिएबल्स के नाम असाइन कर देना या उनकी डायरेक्शंस को, रूल्स को सेट कर देना कि मेमोरी एलोकेशंस किस किस के लिए रिक्वायर्ड है। आपका कंपाइलर और आपका जो सीपीयू है वो खुद ही उन चीज़ों को एडजस्ट करेगा, बैकग्राउंड पे वो चीज़ें खुद ट्रीट करेगा। क्योंकि अभी आप लोग इस लेवल पर नहीं हैं कि आप मेमोरी के साथ खुद प्ले करें। सो इसलिए अभी हम मेमोरी का जो काम है वो कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ रहे हैं कि अभी का जो काम है ये कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मेमोरी एलोकेट करवा के देना। आपने अपने प्रोग्राम में जस्ट वेरिएबल्स बनाने होंगे। आपका जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली उनकी मेमोरी एलोकेट करवाएगा और उनके ऊपर डाटा की स्टोरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉर द टाइम बीइंग कंपाइलर के पास है। आगे चलकर आप ये चीज़ सीख लेंगे कि हम मेमोरी को खुद भी डील कर सकते हैं, बट दैट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। वो अभी के ज़माने के मुताबिक वो थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, लेकिन चूंकि आप लोगों की अभी जो लेवल है उस लेवल पर आप लोग ये कंसीडर करेंगे कि जनाब मेमोरी की जो एलोकेशन है वो कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो गुज़िश्ता लेक्चर में हमने वेरिएबल की बात की थी और हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन की बात की और फिर हमने कुछ सैम्पल्स वेरिएबल्स के भी देखे। आज के इस लेक्चर में बाकायदा तौर पर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे कि वेरिएबल का अगर आपने नाम रखना है तो वो नाम रखने के क्या क्या कवानीन हैं और उन कवानीन के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ये कवानीन बने हैं और इसके पीछे क्या साइंस है। और फिर उसके बाद इस लेक्चर के एंड पर हम आज अपना एक पहला प्रोग्राम इंशाल्लाह सी लैंग्वेज में डेवलप भी करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने अपनी तमाम इन्वायरमेंट्स को सेट कर लिया होगा। सी लैंग्वेज का एडिटर आपने इंस्टॉल किया होगा अपने कंप्यूटर में, ताकि जो चीज़ मैं आज के लेक्चर में आपको साथ साथ गाइड करूंगा आप उसको प्रैक्टिकली खुद भी साथ टेस्ट करेंगे। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि मैं जो चीज़ लेक्चर्स में आपको डिलीवर करूं आप उसको साथ साथ प्रैक्टिकली खुद टेस्ट भी करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली खुद टेस्ट चीज़ों को नहीं करेंगे वो चीज़ें आपके लिए कभी भी क्लियर नहीं होंगी। सो इस बात को आप अपने जहन नशीन कर लें। सो आगे बढ़ने से पहले जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर का जो बेसिक मोटिव है वो क्या है, रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। एक वेरिएबल आपने अगर सी लैंग्वेज में डेवलप करना है, बनाना है, क्रिएट करना है, डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए कुछ कवानीन हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे,
अदरवाइज आपका कंपाइलर आपको इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि आप वेरिएबल बना के आगे उसके ऊपर वैल्यूज़ को स्टोर करवाएं। सो अगर आपने सी लैंग्वेज के साथ काम करना है तो फिर जनाबे वाला सी लैंग्वेज के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सबसे पहला रूल जो वेरिएबल को नाम सेट करने का है वो है अ वेरिएबल मे कंसिस्ट ऑफ अ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। आपके कीबोर्ड पर एक सिंबल होता है अंडरस्कोर का, मैं आपको स्क्रीन पे कीबोर्ड दिखा देता हूं। आपके कीबोर्ड पे नॉर्मली जो 0 है, नंबरिंग लिखी होती है ऊपर ये 0, तो 0 के साथ ये जो माइनस का सिंबल होता है, ये वाला सिंबल, शिफ्ट प्रेस करके हम इसके ऊपर जो टाइप करते हैं दैट इज़ योर अंडरस्कोर। शिफ्ट दबा के जब आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके अंडरस्कोर को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि आमतौर पर आपके ईमेल एड्रेसेस में इस्तेमाल होता है, या इसके अलावा और भी काफ़ी इसके मकासद होते हैं। तो ये चीज़ आप रूल नंबर 1 में अपने माइंड में फिट कर लें कि एक वेरिएबल के अंदर नाम में आप लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, वो तमाम लोअर केस और अपर केस दोनों तरह के 26 लोअर केस और 26 अपर केस, ये तमाम 52 करैक्टर्स जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये सारे इसके अंदर अलाउ हैं, आप लिख सकते हैं। फिर उसके अलावा 0 to 9 तमाम डिजिट्स आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, और जो स्पेशल करैक्टर है उनके अंदर सिर्फ अंडरस्कोर है जो आप यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के नाम के लिए। अब वेरिएबल के नाम के लिए आपने अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, और अपने तमाम लेटर्स जो A to Z हैं, लोअर या अपर दोनों, आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल नंबर 2 कहता है द फर्स्ट करैक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी अ लेटर और एन अंडरस्कोर। आपका रूल नंबर 2 ये कहता है कि आपने जब भी वेरिएबल का नाम बनाना है, लिखना है, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि या तो पहला लेटर, पहला जो करैक्टर होगा आप या तो वो लेटर रखें या अंडरस्कोर रखें। तो आप पहला लेटर जो है वो डिजिट नहीं ले सकते, पहला करैक्टर जो है नाम का वो डिजिट नहीं ले सकते, आप अंडरस्कोर यूज़ कर लें या आप जो है वो लेटर यूज़ करें। अब यहाँ पे मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि कोशिश करें कि आप अंडरस्कोर यूज़ ना करें। अब उसकी रीज़न क्या है, जस्टिफिकेशन मैं आपको दे दूं कि मैं क्यों ये रिकमेंड कर रहा हूँ। क्योंकि आपके सी प्रोग्राम के अंदर जो लाइब्रेरीज आप यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, अब उसके अंदर लाइब्रेरीज के अंदर बहुत सारे आइडेंटिफाइड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। मे बी पॉसिबल कि आपने जो वेरिएबल का नाम सोचा है वो पहले से उस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हो। अब हुआ है कि आपके पास जो कंपाइलर के लिए जो लाइब्रेरीज हैं, जो आपकी हेडर फाइल्स हैं, उनके अंदर जितने भी आइडेंटिफाइड्स जिन्हें हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफाइड्स कहते हैं, जो डिफाइंड है उसके अंदर, जो डिक्लेयर्ड है, वो नॉर्मली अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आप अपने वेरिएबल के लिए भी अंडरस्कोर से ही शुरू करेंगे तो उसके अंदर कंफ्लिक्ट आ सकता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो दैट इज माय एडवाइस फॉर यू कि आप यहां पे अंडरस्कोर यूज ना करें। कर सकते हैं, इट डजंट मीन कि आप कर नहीं सकते, आप करें, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक गाइडलाइन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप कोशिश करें कि आप पहला करैक्टर लेटर ही रखें। आप अंडरस्कोर भी रख सकते हैं अगर कोई ऐसा यूनिक नेम है जो आप समझते हैं कि जी आपके अलावा किसी और ने अभी तक यूज़ नहीं किया होगा लाइब्रेरी के अंदर, तो आप उसको यूज़ करें, आप बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वेरिएबल के नाम के अंदर आप कहीं पे भी अंडरस्कोर यूज़ करें, स्टार्टिंग पे भी यूज़ करें, लेकिन कोशिश करें कि स्टार्टिंग पे आप लेटर्स को फॉलो करें। अभी हम थोड़ी देर में आगे चल के कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे और उन एग्जाम्पल्स को हम इंशाल्लाह प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करेंगे। आप देखेंगे कि जो चीज़ें गलत होंगी वो हमें एरर देगा कि जनाब ये नाम वैलिड नहीं है। तो वैलिड और इनवैलिड नेम की आगे हम बात करेंगे। सो रूल नंबर 2 में आपको बताना ये ज़रूरी था कि जो फर्स्ट करैक्टर है वो या तो लेटर होगा या अंडरस्कोर हो सकता है। और यहाँ पे मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि फॉर द टाइम बीइंग आप कोशिश करें कि उसको पहले करैक्टर को आप एज ए लेटर कंसीडर करें, अंडरस्कोर यूज़ कोशिश करें ना करें, लेकिन आप चाहें तो आप कर सकते हैं। रूल नंबर 3 है कि जितने भी स्पेशल करैक्टर हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और भी इसके अलावा जितने सिंबल्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पूरी एक करैक्टर सेट की लिस्ट देखी थी स्पेशल करैक्टर्स की, उन तमाम स्पेशल करैक्टर्स में से सिर्फ अंडरस्कोर को निकाल लें। अब अंडरस्कोर के अलावा जितने स्पेशल करैक्टर्स हैं वो सारे के सारे नॉट अलाउड हैं, कैन नॉट बी यूज फॉर वेरिएबल नेम। आप उनको वेरिएबल्स के नेम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते।
आप करने की कोशिश करेंगे तो जनाबे वाला परेशानी की कोई बात नहीं है, आप ग्रामेटिकल रूल्स की वायलेशन करेंगे और जब भी कभी आप ग्रामेटिकल रूल्स की वायलेशन करेंगे आपका कंपाइलर आपको आगे जाने की इजाजत नहीं देगा। आपका प्रोग्राम कभी भी कंपाइल ही नहीं होगा अगर आप ग्रामेटिकल रूल्स की वायलेशन करते हैं। तो ये भी ग्रामर का रूल है कि आपने कोई भी स्पेशल करैक्टर वेरिएबल के नाम पे इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ अंडरस्कोर इस्तेमाल हो सकता है। स्पेशल करैक्टर के अंदर सिर्फ अंडरस्कोर है जो इस्तेमाल हो सकता है, उसके अलावा बाकी तमाम करैक्टर्स जिनमें बहुत सारे करैक्टर्स हैं, मैं चंद के नाम बताता हूँ। @ साइन है, हैश साइन होता है, डॉलर साइन है, परसेंटेज है, फिक्टोरियल का सिंबल है, एम्परसेंड साइन है, एंड साइन है, स्टेरिक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। सो दीज ऑल आर नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है आपको वेरिएबल का नाम रखने में। रूल नंबर 4 कहता है कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम। आपको मैंने 32 करैक्टर्स की जो लिस्ट थी एक वर्ड्स की, जो कीवर्ड्स पहले से सी लैंग्वेज में मौजूद हैं, मैंने उनकी लिस्ट आपको 32 की दिखाई थी, आपकी बुक में भी मौजूद है। वो तमाम वर्ड्स जिन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं वो वेरिएबल के नाम के तौर पे किसी सूरत अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड है। हाँ, आप उनके अंदर स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे वॉइड है तो आप वॉइड डाटा के नाम से वेरिएबल बना सकते हैं, मेन है तो आप माई मेन के नाम से फंक्शन बना लें या माई नेम से वेरिएबल बना लें, लेकिन आप मेन के नाम से वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते चूंकि वो कीवर्ड है। और कीवर्ड हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि कीवर्ड चूंकि आपकी लैंग्वेज का ऑलरेडी डिफाइंड कंपोनेंट है तो आप उसको सिर्फ उसके मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस मकसद के लिए वो बनाया गया है आप उसको चेंज नहीं कर सकते और ना ही अपने किसी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या था, कीवर्ड आप वेरिएबल के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल है जी ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी यूज इन वेरिएबल नेम। क्या वेरिएबल के नेम में ब्लैंक स्पेस भी नहीं रख सकते? मतलब मैं कहता हूं माई नेम वेरिएबल बनाता हूं तो माई और नेम के बिटवीन जो स्पेस है आप ये स्पेस नहीं दे सकते। हाँ, उसकी जगह पे हम करते क्या है कि अगर स्पेस देना बहुत जरूरी हो तो फिर हम वहां पे अंडरस्कोर लगा देते हैं, माई अंडरस्कोर नेम या टोटल अमाउंट, टोटल अंडरस्कोर अमाउंट, आप इस तरह वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन आप ब्लैंक स्पेसेस वेरिएबल के नेम में आप यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल, आपने पहले भी ये चीज जानी होगी, देखी होगी, इसको पहले भी सुना होगा कि वेरिएबल का जो नेम है वो 31 कैरेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। ये तो सी लैंग्वेज की वैसे ही डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है कि आपका कोई भी आइडेंटिफाइड 31 कैरेक्टर से बड़ा नहीं, तो लिहाजा आपका कोई वेरिएबल भी जो है वो 31 कैरेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो कंपाइलर इस पे एरर नहीं देगा, ये याद रखिएगा, कंपाइलर एरर नहीं देगा। वो क्या करेगा, पहले 31 कैरेक्टर्स को कंसीडर कर लेगा और बाकी 31 से ऑनवर्ड जितने कैरेक्टर्स हैं उनको इग्नोर कर देगा। लेकिन चूंकि अब आजकल जो कंपाइलर्स हैं वो अपडेटेड हैं, लेटेस्ट कंपाइलर आपके साथ लैंग्वेजेस के साथ बिल्ड होते जा रहे हैं, तो उसलिए मे भी पॉसिबल कि वो आपको यहाँ पे एरर दे दे कि जनाब 31 कैरेक्टर से बड़ा तो आप लगा नहीं सकते, तो आप क्यों लगा रहे हैं। तो ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एरर दे या ना दे, डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला कंपाइलर यूज कर रहे हैं। क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्टली आपके कंपाइलर के साथ है, तो कंपाइलर में अगर ये चीज़ पहले से डिफाइंड होगी तो वो इग्नोर करेगा, अदरवाइज वो एरर देगा। तो ये मैंने आपको एहतियातन बता दी है। आप कोशिश करें कि अपने वेरिएबल का नाम 31 कैरेक्टर से बड़ा ना रखें। अगर आप रखते हैं तो ठीक है, कंपाइलर उस पर अगर एरर देता है तो एरर हम इसको प्रैक्टिस में टेस्ट भी कर लेंगे। अगर वो एरर देगा तो एरर किस तरह का देगा आपको पता लग जाएगा, और अगर एरर नहीं देगा तो लॉजिकली क्या मिस्टेक हो सकती है वो भी आप गाइड कर लें, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो 31 कैरेक्टर से बड़ा आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। मैक्सिमम लेंथ जो है वो 31 कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट रूल, आपने पहले भी देखा होगा कि वेरिएबल का जो नाम आपने डिक्लेयर एक बार कर दिया, जो नाम आपने रख दिया, आप दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, वो आपके लिए रिजर्व हो गया, वो आपके प्रोग्राम के अंदर रिजर्व हो गया। उस पूरे प्रोग्राम के अंदर आप दोबारा उस वेरिएबल को किसी और टाइप के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये भी याद रखें कि अगर आपने एक वेरिएबल नंबर टाइप का लिया है तो आप उसके अंदर डिजिट स्टोर करवा सकते हैं, आप लेटर स्टोर नहीं करवा सकते। इसी तरह आपने अगर करैक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है तो आप उसके अंदर करैक्टर ले सकते हैं,
लेकिन आप उसके अंदर पूरा वर्ड नहीं स्टोर करवा सकते। कीबोर्ड के अंदर जितने सिंबल्स हैं ना, अल्फाबेट्स, लेटर्स, स्पेशल करैक्टर, ईच एंड एवरी सिंबल इज अ करैक्टर। हर एक सिंबल एक करैक्टर है। तो आप करैक्टर को अगर लिया आपने, डाटा टाइप करैक्टर ली हुई है, तो आप उसके अंदर कोई पूरा वर्ड या कोई और चीज स्टोर नहीं कर सकते। आप उसके अंदर सिंगल एक करैक्टर स्टोर कर सकेंगे। तो एक वेरिएबल का जो नाम एक किस्म का रख दिया, दूसरी किस्म के लिए फिर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। अब वो नाम रिजर्व हो चुका है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल है जी, अपर केस एंड लोअर केस लेटर कैन बी यूज फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। आप वेरिएबल के नेम के लिए कैपिटल लेटर यूज करें, लोअर लेटर यूज करें, ये आपकी चॉइस है, दोनों अलाउ है। आप दोनों की मिक्सम फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। अब चूंकि आपको पता है कि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, दस वेरिएबल नेम विद सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट केसेस आर ट्रीटेड एज ए डिफरेंट वेरिएबल। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये कैपिटल एबीसी लिखा और उसके बाद लोअर केस में एबीसी लिखा, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब आपके प्रोग्राम के अंदर दोनों डिफरेंट हैं। तो कोशिश किया करें कि हमेशा मीनिंगफुल नेम रखें, इससे आपको अंडरस्टैंड करने में बड़ी आसानी होती है। आप अपना प्रोग्राम खुद जब रीड करते हैं तो उसको कॉन्सेप्ट को कहते हैं रीडेबिलिटी। तो आपकी रीडेबिलिटी बड़ी इंप्रूव होती है। इससे आपको फायदा, खुद बड़ा फायदा होता है अगर आप मीनिंगफुल नेम यूज करेंगे। अगर आप मीनिंगफुल नेम यूज नहीं करेंगे तो कंपाइलर को फर्क नहीं पड़ना, आप एबीसी रख लो, XYZ रख लो, 1 2 3 रख लो। 1 2 3 तो वैसे भी अलाउ नहीं है, चूंकि पहला करैक्टर लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। सो यहां पे कुछ मैं टिप्स आपको वेरिएबल के नेम यूज करने के लिए दूंगा। ऑलवेज यूज अ मीनिंगफुल नेम, कोशिश करें हमेशा मीनिंगफुल नेम यूज करें। डोंट ट्राई टू डिक्लेयर वेरिएबल विद अंडरस्कोर, ये मैंने पहले भी बता दिया, मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं इसलिए ताकि ये चीज आपके माइंड में स्केच हो जाए कि डोंट ट्राई टू डिक्लेयर वेरिएबल विद अंडरस्कोर बिकॉज मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ सी लाइब्रेरीज आर नेम्ड स्टार्टिंग विद अंडरस्कोर। तो इसलिए कोशिश करें कि अवॉइड करें इस चीजों से। और इसकी जस्टिफिकेशन मैंने पहले ही आपको दी थी, करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इजाजत है, पाबंदी नहीं है इसके ऊपर। सो अंडरस्कोर यूज करें स्पेस की जगह पे। जैसे मैंने कहा ब्लैंक स्पेसेस अलाउ नहीं है, तो कोशिश करें उसकी जगह पे अंडरस्कोर यूज कर लें, या मिला के भी लिख सकते हैं। तो अभी जितने रूल आपने पढ़े हैं वो तमाम रूल्स को हम वैलिड और इनवैलिड रूल के अंदर जाके देखते हैं, टेस्ट करेंगे। ऑलवेज सेट लोअर केस लेटर फॉर वेरिएबल नेम, कोशिश करें कि हमेशा लोअर लेटर यूज करें वेरिएबल के नेम के लिए, या केस कैंड यूज कर लें, पहला करैक्टर कैपिटल कर लें, बाकी लोअर केस कर लें। तो वो आपकी अपनी गुडविल और आपकी अपनी राइटिंग स्किल है कि आप किस तरह से वेरिएबल का नाम बना रहे हैं और क्या आप पसंद करते हैं और क्या आप देख रहे हैं। अब यहां पे मैं आपको बताता चलूं वैलिड और इनवैलिड नेम्स क्या हैं। सो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं आपका एडिटर सी फ्री का जो है वो ऑन कर लेता हूं। आपने जो भी करना है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो जब आप ओपन करेंगे तो पहले आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसे कहते हैं स्टार्टिंग स्क्रीन। अब इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कन्वर्टर, न्यू ब्लैंक फाइल, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल। तो अभी हम चूंकि सिंपल सी की फाइल पे काम करना चाह रहे हैं तो आप न्यू ब्लैंक फाइल पे क्लिक करेंगे। सो न्यू ब्लैंक फाइल आपके सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पे नोट करें उसका अनटाइटल्ड 1.cpp फाइल का नेम है। तो आपको एडवाइस ये करूँगा कि हमेशा आप सबसे पहले इसको सेव कर लिया करें। जब सेव करेंगे तो फाइल का नाम आपने फॉर एग्जांपल के जी मैं कहता हूं फर्स्ट फाइल डॉट सी, तो मैंने इसको फर्स्ट फाइल डॉट सी के नाम से फाइल का नाम रखा। आपने जो भी नाम रखना उसके एंड पे डॉट सी लगाना मत भूलिएगा। सो मैं यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें पहले पूरी कर लेता हूँ। इंक्लूड stdio.h, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं हेडर फाइल। और उसके बाद मैं करता हूँ जी void मेन void। देखें उसने खुद ही क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दी, चूंकि उसको पता लग गया कि मैं कोड लिख रहा हूं तो मैंने मेन का फंक्शन कॉल किया तो इसके अंदर यूज करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे इसको कंपाइल नहीं करने वाले पूरा, हम सिर्फ डिफरेंट नेम्स टैग करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमने पहला रूल देखा कि आप लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। पहला कैरेक्टर आपका हमेशा, देखिए जी मैं इंटीजर टाइप का, अब ये इंट क्या है आगे आइंदा आने वाले लेक्चर में हम इसके ऊपर डेटा टाइप के ऊपर डिटेल से बात करेंगे।
सो अभी ये ऑब्जर्व कर लें कि नंबर्स के लिए हम नॉर्मली इंट डाटा टाइप यूज करते हैं। इसी तरह एक फ्लोट भी होती है और एक डबल भी है, एक लॉन्ग भी है, एक लॉन्ग डबल भी है, एक साइंड है, एक अनसाइंड है। तो इंशाल्लाह हम नंबर्स वाली टाइप को जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल से सारी सब टाइप्स को भी स्टडी कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। पहला रूल हमारे पास था कि पहला लेटर जो है वो करेक्टर जो है वो लेटर या अंडरस्कोर होना चाहिए। मैं डिजिट लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी 3 स्टार, ये मैंने वेरिएबल का नाम रखा। मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ, ये सिंबल होता है, ठीक है, कंपाइल और रन दोनों काम कर देता है। तो मैं करूँगा, देखें उसने क्या कहा, जब वो कंपाइलेशन प्रोसेस में आएगा तो यहाँ पे वो उसने एरर दिया। अब वो एरर क्या दिया, देखें उसने हाईलाइट क्या किया, वो कहता है कि सिंटैक्स एरर बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट। वो कहता है इस 3 के बाद आपने कुछ गलत किया है, जो एरर है, और वार्निंग दे रहा है रिटर्न टाइप ऑफ मेन इज नॉट इंट, इसको इग्नोर करें। नो ल्यू9 एट द एंड ऑफ फाइल, इसको भी इग्नोर कर दें। तो ये 2 वार्निंग्स हैं कि आगे चल के हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इन वार्निंग्स को कैसे हमने हैंडल करना है। अभी तक के लेवल में आप जो पढ़ रहे हैं चीज़, वो ये देख रहे हैं कि वेरिएबल का जो नाम है वो कैसे सेट करना है। सो मैं थोड़ा सा इसके लिए इसका जो साइज है फ़ॉन्ट का वो बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से इसका साइज बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। सो उसके लिए मैं आपको तरीका भी बता दूं कि आपने साइज कैसे बड़ा करना है। ये जाएंगे आप एडिटर प्रॉपर्टीज़ में। सो यहाँ पे फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो रहने दें। आप यहाँ से इसको अपने मुताबिक जितना आपने लार्ज करना है, मैंने लार्ज कर दिया। 15 तक साइज़ मेरा ख्याल है रीडेबल है, तो मैंने 15 पे रखा है। आप अपने मुताबिक जो भी आपकी वर्किंग स्टाइल है आप उसको फॉलो करें। सो 3 स्टार अलाउ नहीं है। अच्छा, मैं अब अंडरस्कोर स्टार बनाता हूँ, तो ये वेरिएबल मुझे इजाज़त देगा बनाने की या नहीं। अगर वो ब्लैक स्क्रीन आपके सामने आ जाती है, इसका मतलब ये कंपाइल होके एग्जीक्यूट हो गया। सो देखें वो लिंकिंग कर रहा है, नीचे उसने बता दिया कि लिंकिंग कर रहा हूँ। जनरेट करने के बाद उसने ये ब्लैक स्क्रीन शो कर दी है, इसका मतलब है प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है और उसने आपको रिजल्ट दे दिए हैं। चूँकि आपके प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है इसलिए उसने आपको रिजल्ट नहीं दिए। सो आपका अगर प्रोग्राम में कुछ होगा तो वो रिजल्ट दे देगा। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ प्रोग्राम इज रनिंग। अगर ये मैसेज डिस्प्ले आपको हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड हो चुका है। इसको जरा चला के देखते हैं जी। सो देखिए स्क्रीन पे आपको लिखा आ गया प्रोग्राम इज रनिंग। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू क्यों आ रहा है, स्क्रीन को होल्ड किया हुआ है, उसने रोका हुआ है कि जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करेंगे वो आउटपुट खत्म नहीं करेगा। सो प्रोग्राम इज रनिंग। सो इसका मतलब ये वेरिएबल का नाम जो है वो अलाउड है। सो खाली स्टार लिखूं तो क्या ये अलाउ है? जी बिल्कुल, ये भी अलाउ है। कंपाइल करके देख लें, देखें जी प्रोग्राम इज रनिंग, वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। रूल नेक्स्ट था जी कि कैरेक्टर स्पेशल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करता हूँ। मैं स्टैरिक, इसके साथ मैं परसेंटेज का सिंबल लगाता हूँ। स्पेशल कैरेक्टर मैंने वेरिएबल के नाम में यूज़ किया। सो देखें उसने यहाँ पे वार्निंग दी और एक एरर दिया। वो एरर क्या दिया? सिंटैक्स एरर बिफोर पर्सन टोकन, कि पर्सन से पहले कुछ एरर है। अब वो समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये पर्सन एक स्पेशल कैरेक्टर है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट रूल था कि कीवर्ड के तौर पे जो वेरिएबल्स हैं आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसा कीवर्ड जैसे डू के नाम से है, तो मैं डू को बनाता हूँ। तो देखिए क्या होता है। अब डू मैंने वेरिएबल बनाया, उसने क्या दिया? सिंटैक्स एरर बिफोर डू, कि आप कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। तो ये मैं आपको 1 बाय 1 सारे रूल्स अप्लाई करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि एरर क्या आएगा। सिंटैक्स एरर उसने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि जनाब ये डू में एरर है, कि हो सकता है कि ये कोई कीवर्ड है जो आप यूज कर रहे हैं, अलाउ नहीं है। ब्लैंक स्पेसेस अलाउ नहीं थी, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी माई वेरिएबल। सो मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा माई वेरिएबल। सो मैंने स्पेस दे दी। अब जैसे स्पेस मिली तो कंपाइलर बेसिकली इन चीज़ों को 2 डिफरेंट चीज़ें ट्रीट करेगा। सो देखिए उसने एरर दे दिया, बिफोर वेरिएबल से पहले कुछ एरर है, तो ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है। उसका हल क्या है? आप अंडरस्कोर यूज कर लें। अब चलाता हूँ, देखें उसने कहा ओके कोई मसला नहीं है, प्रोग्राम इज रनिंग, प्रोग्राम चल रहा है। आप इस ब्लैक स्क्रीन को ना चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज में जाएं और इसके कलर्स में जाएं। स्क्रीन बैकग्राउंड आप कर दें वाइट, स्क्रीन का टेक्स्ट आप कर दें ब्लैक।
तो ये ब्लैक एंड वाइट से वाइट एंड ब्लैक हो जाएगा। आप इसका कलर स्कीम जो चेंज करना चाहे कर भी सकते हैं। इसका फॉन्ट भी बड़ा करना है तो फॉन्ट भी बड़ा, लेआउट भी बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट से आप बड़ा करना है फॉन्ट, ये लें तो बड़ा फॉन्ट आपके सामने आ गया जो कि मुनासिब नहीं है। सो ये मुनासिब है। सो आप इन्वायरमेंट को अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि 31 कैरेक्टर से बड़ा लेटर नहीं होना चाहिए। सो देखिए मैं देता हूँ 31 कैरेक्टर से बड़ा, अब ये ज़्यादा हो चुके हैं मेरा ख्याल है, तो ज़रा चलाते हैं देखते हैं क्या होता है। उसने देखें एरर नहीं दिया, मैंने बताया था आपको कि हो सकता है वो एरर दे और हो सकता है एरर ना दे, तो एरर नहीं दिया लेकिन कंसीडर उसने 31 कैरेक्टर ही किए होंगे। सो कोशिश करें कि अवॉइड करें ऐसे नामों से, मीनिंगफुल नेम यूज करें जिनका कोई मकसद है। फिर आप इस तरह भी वेरिएबल ले सकते हैं जैसे कि इनकम है, सो ये वेरिएबल एक्सेप्टेबल है। इसी तरह अब ये टाइप के मुताबिक आप जब टाइप्स पढ़ेंगे तो फिर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कौन सा वेरिएबल किस टाइप का लेना है। तो अभी हम सारे इंटीजर ही ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह टोटल मार्क्स हैं, सो ये देखें अब मैं लिखता हूँ टोटल स्पेस मार्क्स, तो ये तो वैसे ही एरर होगा, क्यों कि जनाब वाला टाइप ही डिफाइन नहीं की। उसने कहा सिंटैक्स एरर मार्क्स से पहले कि जनाब यहाँ पे तो आपने टाइप ही डिफाइन नहीं किया। सो इंट टोटल मार्क्स के अंदर बिटवीन में एक लगा देता हूँ अंडरस्कोर, तो अब वो कंसीडर कर लेगा। देखें दोनों एक्सेप्ट हुए, वार्निंग तो आएगी, वार्निंग को मैंने कहा बाद में हम हैंडल करना देखेंगे। सो इसी तरह आप डिफरेंट वेरिएबल्स आपकी बुक में भी होंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स उसने कोट की होंगी, आप उनको यूज करके आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स अपनी मर्जी के मुताबिक आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। कि वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन से मुराद क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइज करने से मुराद क्या है। इन सी प्रोग्राम व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, जब आपको वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, द कंपाइलर एलोकेट्स सम मेमोरी स्पेस फॉर इट। ये बात आपको पहले भी पता है, बता दी है मैंने, कई दफा बताई है कि कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी में उसकी एक स्पेस बना देगा। कोई मेमोरी लोकेशन है, कोई एड्रेस है, वहां पे आपका दिया हुआ नाम उसको दे देगा। अब मीनिंगलेस डाटा में बी असाइन टू इट। अब होगा पता क्या कि मीनिंगलेस डाटा, कोई भी नाम वो रैंडम सा उठा के ना उसको दे देगा। हो सकता है, अब उसकी वजह क्या है, हो सकता है कि आपका वो वेरिएबल जो मेमोरी में जिस जगह पे बना है वहां पे पहले भी कोई वेरिएबल बना था, उस लोकेशन के लिए पहले को वेरिएबल सेट हुआ था और वहां पे कोई वैल्यू पड़ी थी, किसी वजह से वो मेमोरी से आउट नहीं हुई थी, तो वो वैल्यू वहीं पे पड़ी हुई है, तो उस लोकेशन में वैल्यू अपडेट होगी। आपने तो वैल्यू अपडेट ही कोई नहीं की, आपने तो वैल्यू अपडेट कोई नहीं की ना। मैं आपको इसका प्रैक्टिकली पहले एक्सपेरिमेंट करवाऊं फिर बात करते हैं। कि आप देखिए जरा, यहां पे मैं एक वेरिएबल है इनकम, अब मैंने इनकम में कोई वैल्यू स्टोर नहीं की है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, कुछ चीज़ें शायद इसमें आपको समझ ना आए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे चल के हम अभी इनकी बात करेंगे। वैल्यू ऑफ इनकम इज, मैंने ये स्टेटमेंट %d लिखा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको आगे चल के हम कवर कर लेंगे। सो अभी हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया, बेसिकली इनकम की वैल्यू दी है, तो मुझे बताया कि आप प्रोग्राम में हमने कहीं पे इनकम की वैल्यू सेट की है, नहीं की ना, तो जब हम चलाएंगे तो आप देखें स्क्रीन पे क्या नज़र आएगा। स्क्रीन पे वैल्यू आई है 21305671168, तो ये वैल्यू तो आपने प्रोग्राम में दी नहीं है इसको, तो ये वैल्यू कहाँ से आ गई। तो ऐसी वैल्यू जो कि पहले से उसके अंदर कोई मीनिंगलेस डाटा उसके अंदर पहले से पड़ा होता है, उसे कहते हैं गार्बेज डाटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यूज के हवाले से पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है कि जो मीनिंगलेस डाटा आपके वेरिएबल्स में पड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे गार्बेज वैल्यू कहते हैं, उसे गार्बेज वैल्यू कह दें, उसे गार्बेज डेटा कह दें, वो आपकी चॉइस। A value can also be assigned to a variable at the time of its declaration। जब आप वेरिएबल बनाते हैं ना, यहाँ पे जब हमने वेरिएबल बनाया था तो इसी वक्त इसके साथ को वैल्यू इसको दी जा सकती है, इनिशियल वैल्यू, शुरू वाली वैल्यू। तो अगर आप ये काम करते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, आप उसको कोई स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हैं, कोई भी रैंडम, आपने कहा जी मैंने इसको 0 सेट कर दिया इक्वल टू 0, सो ये कोई रैंडम वैल्यू आपने इसको दे दी।
आपने खुद दे दी ताकि वो एरर ना दे। तो ऐसी सूरत में ये जो आपने जीरो असाइन किया ना, बेसिकली इसे कहते हैं कि आपने चूंकि प्रोग्राम को इनिशियल वैल्यू दी है, आपने प्रोग्राम को इनिशियल वैल्यू दी है, इसलिए ये इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। प्रोग्राम को इनिशियल वैल्यू देना ये इनिशियलाइजेशन कहलाता है। प्रोग्राम के अंदर अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त कोई इनिशियल वैल्यू सेट करना, इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो जो वैल्यू प्रोग्राम में आप डिक्लेरेशन के टाइम पे आप देते हैं, असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्यों कहते हैं मैंने बता दिया, चूंकि हम इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं, स्टार्टिंग वैल्यू इसको दे रहे हैं, कोई भी आगे चल के हम चेंज करवा सकते हैं, आगे चल के हम बदल सकते हैं, इसको तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो स्टार्टिंग के लिए इसको वैल्यू दी है, इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होगा कि आप आगे चल के इसको वैल्यू पास करना भूल गए थे और आपने इसको कहीं यूज कर लिया। जब यूज किया तो उसके अंदर तो बड़ी अजीबोगरीब सी वैल्यू थी, तो वो तो आपके प्रोग्राम के रिजल्ट का बेड़ागर कर देगा, सत्यानाश कर देगा। तो उन चीजों से बचाने के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू जीरो सेट कर दी। आगे चल के इस इनकम वाले वेरिएबल को मैंने कहीं यूज किया होगा ना, तो रिजल्ट खराब आने से मुझे अंदाजा होगा कि हाँ यार ये जीरो था, जिसकी वजह से जीरो हुआ। इनकम चूंकि जीरो थी तो जनाब टोटल पेएबल भी जीरो बना, चूंकि मैंने इनकम को सेट ही कहीं पे नहीं किया। तो इसे वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या है? डाटा टाइप, वेरिएबल का नाम इक्वल और उसके बाद इनिशियल वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है। वेरिएबल का नाम इनकम, वेरिएबल का नाम है, उससे पहले डाटा टाइप है, उसके बाद मैंने इक्वल लिखा, उसके बाद मैंने जीरो पास कर दिया, उसके बाद मैंने इसको जीरो पास कर दिया, तो ये कहलाएगा इनिशियलाइजेशन। देखिए आपके सामने रिजल्ट आ रहा है, वैल्यू ऑफ इनकम इज जीरो। हाँ, आगे चल के मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं बाद में इसको आगे लिख देता हूं जी, इनकम इज इक्विवेलेंट टू 7500। तो अब देखिए वैल्यू चेंज कर देगा, वो 7500 शो करेगा। देखें तो वैल्यू चेंज हो गई। अब टाइम है कि हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम की बात करें। अब कुछ बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसी होंगी जो आपको समझ शायद ना आए, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं, तो मैं साथ साथ बता भी दूंगा, आगे आइंदा आने वाले लेक्चर्स में उनके ऊपर हम डिटेल से बात भी कर लेंगे। एग्जाम्पल क्या है जी? राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज टू वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। दो वेरिएबल आपने कोई से भी लेने और लेने इंटीजर टाइप के हैं। तो जनाब बड़ा आसान सा काम है, हम यहाँ से इस तमाम चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये लें जी, ख़त्म कर दिया। अब दो वेरिएबल हमें चाहिए, सो इंटीजर टाइप के हैं, तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल कैसे बनाते हैं? इंट स्पेस पहले वेरिएबल का नाम, तो मैं इसका नाम रखता हूँ फर्स्ट वेरिएबल, ओके। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ इंट सेकंड वेरिएबल, तो मैंने दो वेरिएबल बना लिए। सो यहाँ तक का हमारा काम बड़ा क्लियर हो गया, हमने दो वेरिएबल बना लिए। वो कहता है कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज। आपने इन वैल्यूज की जो सम है और एवरेज है वो निकालनी है। तो पहले बात करते हैं सम। तो सम निकालने के लिए एक वेरिएबल और चाहिए, वो किस टाइप का होगा? अब डेफिनेटली दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं, तो उनका जो सम होगा वो भी इंटीजर ही होगा। तो मैं यहाँ पे वो भी इंटीजर टाइप का ले लेता हूँ, इंट सम। अब ये तीनों वेरिएबल आप एक ही जगह पे भी ले सकते थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कोमा लगा के तीनों को अलग अलग भी एक ही लाइन पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने सम लिया, अब मैंने सम के अंदर वैल्यू दोनों की पास करनी है। सम इज इक्विवेलेंट टू, मैंने कहा जी फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकंड वेरिएबल। ये देखें कितना आसान है इंटरफेस में काम करना, कि मैंने सेकंड लिखा, उसने खुद ही नीचे कहा सेकंड वेरिएबल तो नहीं यूज करना चाह रहे, मैंने एंटर किया, उसने खुद ही नाम वहां से उठा लिया। अब ये सम आपने निकाल लिया, दोनों को प्लस कर दिया। सवाल ये पैदा होगा कि जनाबे वाला इनकी वैल्यूज क्या होंगी? इनकी वैल्यूज तो हमने सेट की नहीं है, तो सम किसको करेगा? तो जनाब वो सम कोई गार्बेज वैल्यूज को ही करेगा। तो पहले जरा इसको टेस्ट करते हैं। सो हमने प्रिंट एफ, अब रिजल्ट स्क्रीन पे दिखाना है, तो उसके लिए प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल होता है। ये \n जो मैंने लिखा है, ये नई लाइन पे जाने के लिए होता है। उसके बाद मैं कहता हूं जी, ये मेरा जुमला है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, अब मैं यहां पे चूंकि रिजल्ट दिखाना है, तो रिजल्ट
इंटीजर टाइप का है, इंटीजर का एक कोड होता है %d, आगे चल के हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो %d जो यूज़ किया वो किसके लिए किया है, वो सम के लिए किया है। तो ये स्क्रीन पे आपको सम दिखा देगा। मैं एंड पे एक फिर नई लाइन लगाना चाहता हूँ तो फिर \n लगा दिया। ये देख लीजिए आप, ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है, प्रिंट एफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज %d कोड वर्ड है, इसका कोड है इंटीजर टाइप का। वो आगे चल के अभी हम एस्केप सीक्वेंसेस पढ़ते हैं तो वहां पे ये चीज आपके लिए क्लियर हो जाएगी। सो देखिए जी, मैंने एग्जीक्यूट किया, रिजल्ट क्या आया। क्यों ये रिजल्ट आया? क्योंकि आपने को वैल्यू दी नहीं है, तो मेमोरी में जो उसको डाटा मिला उसने उठा के रिजल्ट दे दिया। सो दैट्स व्हाई वी सेड दैट मशीन्स आर स्टूपिड। अब उसको वैल्यूज देनी है। अब आपके पास चॉइस दो हैं। पहली चॉइस तो ये है कि आप यूजर से वैल्यू ले लें, जो इस्तेमाल कर रहा है वो बताए वैल्यूज क्या होनी चाहिए। वो अभी स्कैनफ उसके लिए फंक्शन आपने भी पढ़ा नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ पे वैल्यू खुद ही इनिशियलाइज करवा देते हैं 50 और यहाँ पे मैं रख देता हूँ 60। इन दोनों का सम क्या होता है 110। तो जरा देखते हैं हमारा आंसर 110 आता है। तो देखिए 110 आंसर आया। चले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एडवांस में ही, आगे चल के फिर हम डिटेल से भी सीख लेंगे कि जो वैल्यू यूज़र ने देनी है वो कैसे देनी है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, पहले मैसेज देंगे, एक मैसेज देना ना यूज़र को, पहले एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया और आगे स्कैन एफ फंक्शन यूज़ किया %d, फर्स्ट वेरिएबल। इसी तरह मैंने दूसरे वेरिएबल को, इसको दोनों लाइनों को कॉपी किया और यहाँ पे कोड को रीयूज किया। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर सेकंड वेरिएबल और यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल की जगह मैं कर देता हूँ सेकंड वेरिएबल। अब ये दो वैल्यूज यूजर से मांगेगा। देखिएगा ये एग्जीक्यूट हुआ तो वो पहले रुक गया। हमारा जो मैसेज था एंटर फर्स्ट वैल्यू, एज इट इज उसने मैसेज दे दिया कि ये पहली वैल्यू बताएं। तो मैंने पहली वैल्यू दी 80। सो एरर उसने दिया। एरर क्यों दिया? चूंकि हमने एक छोटी सी गलती यहाँ पे की थी, यहाँ पे हम उसका रेफरेंस नहीं दिया वेरिएबल का। तो यहाँ पे वेरिएबल का रेफरेंस पास करते हैं। लेकिन चलाते हैं जी इसको। पहली वैल्यू मैं देता हूँ जी 80, सेकंड वैल्यू में देता हूँ 50। 130 आंसर आएगा। देखिए आंसर 130 आया। इसी तरह आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक स्टेटमेंट और लिखनी पड़ेगी। अब एवरेज के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट एवरेज और अब मैं एवरेज को असाइन करता हूं। एवरेज इज इक्वल टू, मैं कहता हूं जी सम डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे इंटीजर है तो ये रिजल्ट पूरा होल नंबर ही स्टोर करेगा। इसी तरह मैं एक और स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ प्रिंट एफ की ही तरह की, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द एवरेज ऑफ टू नंबर इज %d और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको एवरेज। सो देखिए पहला नंबर आपने दिया 50, सेकंड नंबर आपने दिया 60, तो 55 इसकी एवरेज है। मिड पॉइंट होता है बेसिकली एवरेज। तो जनाब इस तरह आप अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपने भी सीखनी है, लेकिन मैंने यहाँ पे चूंकि आप लोगों को एक इंटरफेस दिखा दिया, आपको एक एग्जाम्पल के साथ डील करना सिखा दिया। आज के टॉपिक से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें इस प्रोग्राम की मदद से सीखी हैं कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करना है और प्रिंट कैसे करवाना। प्रिंट के हवाले से पूरा एक फंक्शन है। चैप्टर 3 आपका इनपुट और आउटपुट के रिलेटेड ही है सारा, कि इनपुट कैसे लेनी है और आउटपुट कैसे देनी है। तो वो अगले चैप्टर में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पे इससे रिलेटेड बात करेंगे। सो आज के लेक्चर में जो हमारी बात थी वो क्या थी कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, वो प्रोग्राम की मदद से मैंने आपको करके दिखा दिया। सो फाइनली लेक्चर के एंड पे हमेशा की तरह हम लेक्चर को समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल का नाम रखने के लिए क्या क्या कवानीन है, हमने उन कवानीन को 1 बाय 1 स्टडी किया। फिर हमने कुछ टिप्स देखे कि वेरिएबल का नाम रखने में कुछ गाइडलाइंस मैंने आपको दी।
फिर वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल्स के नाम के बारे में हमने देखा, फिर हमने वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन को देखा, और फिर तीसरा आखिर पे हमारा जो काम था वो एक एग्जाम्पल प्रोग्राम था जो हमने यहाँ पे लेक्चर में इम्प्लीमेंट किया। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर किया होगा। जो प्रोग्राम मैंने आपको करके दिखाया आपकी बुक में भी लिखा होगा, अगर नहीं है तो एज इट इज़ जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा था आप उनको बिल्कुल एज इट इज़ उसको टाइप करके चला के देखें। अगर रिजल्ट सक्सेसफुली आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ तक के तमाम कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।